starting with the greatest name of Almighty Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Myself, Ali Mubin, student of Sina Institute of Nursing and Allied Health Sciences, Quetta, currently studying generic BSN, 5th batch, 2nd year, 3rd semester, session 2023 to 2027. Today, we are here for the physical examination of GIT system or digestive tract. And my name is Matiullah, student of generic BSN, 5th batch, 3rd semester, 2nd year. Today we will discuss about the digestive system, its anatomy and physiology. So first of all, we will discuss about the anatomy. In anatomy, we will discuss about the origin of digestive system. That what is digestive system, from which language it is derived. So if we see the word digestive, it is derived from the Latin word digestivus, which means digestion or breakdown. And if we define the digestive system, we can say that digestive system is the process that in which the food are break down in small chemical substances, and that chemical substances are used as nutrients for the energy of the body. जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हम इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो भी फूड हम लेते हैं, जो भी फूड हम खुराक जो लेते हैं, उनका जो केमिकल जो कम्प्लेक्स जो सब्सटेंसेज है उनकी जो ब्रेकडाउन होती है वो तो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है. तो डाइजेस्टिव सिस्टम को मजीद जानने से पहले हम देखते हैं कि ब्रेकडाउन किन टाइप से होती है. ब्रेकडाउन 2 टाइप से होती है. एक होती है मैकेनिकल ब्रेकडाउन, एक होती है केमिकल ब्रेकडाउन. मैकेनिकल ब्रेकडाउन होती है जिसमें च्यूइंग भी कहते हैं और मैस्टिकेशन भी कहते हैं. ये थ्रू टीथ्स होती है और थ्रू स्टमक होती है. उस दूसरे जो है केमिकल ब्रेकडाउन ये होता है थ्रू एंजाइम्स, थ्रू मुख्तलिफ ग्लैंड्स होती है. इसके बाद हम जानेंगे एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल जो होती है डाइजेस्टिव सिस्टम की मेन, इसको हम एलिमेंट्री कैनाल या जीआईटी ट्रैक्ट भी कहते हैं. गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट जो कि 9 मीटर या 30 फीट पे मुश्तमिल होती है, जो माउथ से शुरू होती है और एनएस पे ख़त्म होती है. तो उससे पहले हम जानेंगे उसके लेयर्स, एलिमेंट्री कैनाल के लेयर्स, उसके कौन सी टिश्यू से बने होते हैं और कौन से लेयर से जो है वो बनी होती है. तो फर्स्ट लेयर हमारे पास होता है म्यूकस लेयर या म्यूकोजल लेयर भी कहते हैं. म्यूकोजल लेयर क्या होता है? ये इनर मोस्ट लेयर होता है एलिमेंट्री कैनाल की. दूसरा लेयर हमारे पास है सब म्यूकोजल लेयर, ये जो होता है सेकंड लेयर होता है एलिमेंट्री कैनाल की. थर्ड हमारे पास होता है मस्क्यूलर लेयर और फोर्थ हमारे पास होता है सेरस लेयर. तो मजीद हम जानेंगे मस्क्यूलर लेयर के 3 टाइप्स होते हैं. एक होता है एपिथेलियल लाइनिंग जो इनर मोस्ट होता है, जहाँ पे क्या होता है एब्जॉर्प्शन होता है, यानी जो भी फूड हम लेते हैं, जो भी खुराक जो एलिमेंट्री कैनाल में जो एब्जॉर्ब होते हैं वो थ्रू एपिथेलियल लाइनिंग होता है. नेक्स्ट हमारे पास आता है म्यूकस लेयर की दूसरा टाइप है लाइनिंग प्रोप्रिया. लाइनिंग प्रोप्रिया में लिम्फेटिक टिश्यू होते हैं, लिम्फेटिक टिश्यू से बनी होती है. लिम्फेटिक टिश्यू आप लोगों को अगर पता हो, लिम्फेटिक सिस्टम से ही होती है जो इम्यून सिस्टम का हिस्सा होता है. जो बैक्टीरिया, जो भी जर्म्स होते हैं एलिमेंट्री कैनाल जो हम थ्रू फूड लेते हैं उनको किल करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है. थर्ड इसका जो टाइप है वो मस्क्यूलरस म्यूकोजा है, जो आउटर मोस्ट लेयर होता है म्यूकस लेयर की. नेक्स्ट लेयर इसका है सब म्यूकोजल लेयर. सब म्यूकोजल लेयर बाइंडिंग का काम करता है म्यूकस लेयर और मस्क्यूलर लेयर. बॉन्डिंग का मतलब ये इन दोनों को जो है मिलाता है. और ये जो थर्ड लेयर हमारे पास आता है मस्क्यूलर लेयर. और जो सब म्यूकोजल लेयर में जो होते हैं ब्लड वेसल्स होते हैं, जितने भी ब्लड वेसल्स आते हैं वो किस में होते हैं? सब म्यूकोलर लेयर में होते हैं. थर्ड में आता है मस्क्यूलर लेयर. मस्क्यूलर लेयर अगर हम बात करें एलिमेंट्री कैनाल में जो पेरिस्टाइलिसिस होता है, जो फूड की मूवमेंट होता है, जो माउथ से लेकर जो एनस तक होती है, जो भी फूड की जो मूवमेंट होती है वो थ्रू मस्क्यूलर लेयर से होती है. मस्क्यूलर लेयर की फिर 2 टाइप से जो मसल होते हैं. एक होता है सर्कुलर फाइब्रस मसल लेयर, दूसरा जो है लॉन्गिट्यूडिनल मसल फाइबर. अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इस तरह है. पहला जो इनर होता है, इनर लेयर जो होता है वो सर्कुलर लेयर होता है. दूसरा जो लेयर होता है लॉन्गिट्यूडिनल, ये जो है दूसरा लेयर होता है किस चीज़ का? मस्क्यूलर लेयर का. फिर हमारे पास होता है सीरस लेयर. सीरस लेयर की अगर हम बात करें, ये आउटर मोस्ट लेयर होता है एलिमेंट्री कैनाल का. अगर हम एलिमेंट्री कैनाल की मैं बता दूं, एलिमेंट्री कैनाल में जितने भी ऑर्गन्स आते हैं, आगे हम पढ़ेंगे, माउथ से लेकर एनस तक जितने भी ऑर्गन्स है वो किन लेयर से बना हुआ है? सारे लेयर, इन्हीं 3-4 लेयर से बने हुए थे जितना भी इसका स्ट्रक्चर है. तो सीरस लेयर जो है आउटर मोस्ट लेयर होता है, जो प्रोटेक्ट करता है एलिमेंट्री कैनाल को, जो शेप प्रोवाइड करता है वो सीरस लेयर करता है. इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं एडवेंटिशिया.
एडवेंटिशिया। अगर हम एडवेंटिशिया जो है ये जो इसका दूसरा नाम है, लेकिन यहाँ पे एक बात आता है, चूंकि जो एलिमेंट्री कैनाल जो है वो मौत से लेकर एनस तक खत्म होता है, जो एब्डोमेन में जो ऑर्गन्स आते हैं एब्डोमिनल कैविटी में, उसको हम नाम देते हैं पेरिटोनियम कैविटी। पेरिटोनियम यानी यहाँ पे सेरस का नेम जो होता है वो पेरिटोनियम में जो है तब्दील हो जाता है। उन जो एब्डोमिनल में जो भी ऑर्गन्स आते हैं उसका जो सेरस जो लेयर होता है आउटरमोस्ट, उसको फिर हम पेरिटोनियम लेयर कहते हैं। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले हम एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले जो पार्ट आता है माउथ आता है। माउथ को देखते हैं, माउथ में कौन कौन से चीज़ें होते हैं। माउथ जो मुश्तमिल होता है वो टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड और लिप्स पे जो है मुश्तमिल होती है। इसमें एक आता है यूला। यूला जो होता है आप लोगों ने शायद नहीं पढ़ा होगा, इसमें जो पार्ट होता है वो यूला होता है, UVLA, यूलवा। तो टीथ जो है वो ग्राइंडिंग का काम करता है। और जो उसके बाद होता है, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो टांग के जो निचले जो स्ट्रक्चर एक लिकीर नमा होता है, इसको फ्रेनेलम कहते हैं, जो टांग को जो है अटैच करता है लोअर कैविटी माउथ का। तो जो टांग जो होता है वो उसमें जो है मूवमेंट का काम करता है। और जो सलाइवरी ग्लैंड का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, उसका लोकेशन देखें, वो टांग के निचले हिस्से में जो फ्रेनेलम होता है, जो एक लिकीर होता है, फ्रेनेलम के बिल्कुल निचले हिस्से में जो होता है ये स्लाइवरी डक्ट होते हैं, जहाँ से जो है स्लाइवा प्रोड्यूस होता है। और मैंने जो यूलवा की बात किया, यूलवा जो है दो टाइप्स के जो है म्यूकस रिलीज करता है। एक होता है सेरस म्यूकस जो कि फूड को जो है नरम करने में जो है हेल्प करता है। दूसरा जो है म्यूकाइड म्यूकस होता है। सबसे बड़ा काम जो है म्यूकाइड म्यूकस का होता है, जो मैक्सिन जो है रिलीज करता है। एक किस्म का जो है हार्मोन्स होता है, एक किस्म का जो है एंजाइम होता है जो कि बैक्टीरिया को जो है किल करता है। वो बैक्टीरिया जो हमने फूड के जो है फूड के साथ जो मिक्स होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो किलिंग का जो प्रोसेस है वो म्यूकाइड लेयर से ही शुरू होता है। म्यूकाइड जो एक मसल्स का जो एक, अगर आप हल्क में देखो, मसल का एक लेयर होता है, सेप प्लेटलेट के जो है इंड में होता है हल्क में। फिर फंक्शन आप माउथ, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास माउथ शुरू होता है, ये हमारे पास लिप्स है। इसके अलावा ये हमारे पास ऊपर की तरफ हमारे पास हार्ड पैलेट है, नीचे की तरफ सॉफ्ट पैलेट पीछे की तरफ आ जाती है। यहाँ पे हमारे पास टंग शुरू होती है। अब टंग का जो ऊपर वाला सरफेस होता है, अपर सरफेस, उसके ऊपर हमारे पास कुछ रिसेप्टर्स लगे होते हैं जो कि हमारी टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं। वो हमारी टेस्ट को डिटेक्ट करेंगे। इसके अलावा हमारे पास 3 मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स आते हैं। एक हमारे पास है यहाँ पे, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर हमारे पास 3 ग्लैंड्स आएंगे। एक पैरोटिड ग्लैंड आएगा, एक सब मैंडिबुलर ग्लैंड आएगा और एक सब लिंगुअल ग्लैंड आएगा। पैरोटिड ग्लैंड की अगर लोकेशन की बात की जाए तो पैरोटिड ग्लैंड हमारे इस साइड पे मौजूद होता है, ये भी सलाइवा को रिलीज करता है। उसके अलावा हमारे पास है सब मैंडिबुलर। मैंडिबल हम लोग लोअर जॉ को कहते हैं, तो हमारे पास लोअर जॉ के पास जो सलाइवरी ग्लैंड होगा हम उसको सब मैंडिबुलर ग्लैंड का नाम देते हैं। ये भी हमारे पास सलाइवा को रिलीज करता है। उसके अलावा हमारे पास है सब लिंगुअल। लिंगुअल हम लोग मोस्ट कॉमनली टंग से एसोसिएट करते हैं, तो टंग के नीचे जो हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड है हम उसको सब लिंगुअल ग्लैंड कहते हैं। ये 3 मेजर ग्लैंड्स हैं। इसके अलावा 800 से लेकर 1000 रिसेंट स्टडीज शो करती हैं कि 800 से लेकर 1000 तक हमारे पास माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स आते हैं जो कि पूरे माउथ को मॉइस्ट करते हैं। अब इन सलाइवरी ग्लैंड्स का काम क्या है? सबसे पहले जब हमारे जब सलाइवा रिलीज होता है इन ग्लैंड्स के ज़रिए से, वो डक्ट्स के ज़रिए से रिलीज होगा, तो इसी वजह से ये एक्सोक्राइन फंक्शन में आता है। अब जब हमारा सलाइवा रिलीज होगा तो फॉर एग्जांपल ये हमारी माउथ की लेयर है, तो सबसे पहले हमारे पास सलाइवा इसके ऊपर ऐसे जाके एक लेयर बनाएगा, ताकि जब फूड हमारे माउथ के अंदर जाता है तो वो मैकेनिकल जो हमारा प्रोसेस हो रहा है च्यूइंग का, उससे जो है एब्रेशन या रगड़ की वजह से हमारे जो ये म्यूकोजल लेयर है वो हमारी डैमेज ना हो जाए। एक तो ये इसका काम है। दूसरे नंबर पे इसके अंदर एक एंजाइम होता है अमाइलेज। अमाइलेज जो होता है वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन जो होती है वो यहीं से शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम का जो प्रोसेस होता है डाइजेशन का, वो हमारा माउथ से ही स्टार्ट होता है। वो अमाइलेज करता है कार्बोहाइड्रेट को कुछ अमाउंट में डाइजेस्ट करेगा, ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं करेगा। उसके अलावा जब हमारे टीथ आते हैं, टीथ के अंदर हमारे पास सामने वाले इंसीजर्स आते हैं जो कि कटिंग के लिए काम आते हैं। उसके साइड पे हमारे पास जो नोकीले दांत होते हैं वो हमारे पास कैनाइन होंगे। कैनाइन क्या करते हैं? टेयरिंग का काम करते हैं। जैसे हम लोग मीट वगैरह खाते हैं तो उसको टेयर करने का बहुत ज़्यादा इसमें रूल होता है। उसके बाद हमारे पास प्री मोलर और मोलर्स। जब ये हमारी कटिंग और ये हमारी टेयरिंग हो गई है, इसके बाद हमारे पास ग्राइंडिंग होगी ताकि फूड को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट किया जाए और आगे उसको पास डाउन किया जाए।
अब फूड जो है वो हमारे पास अब हम लोगों ने इसमें इतना ज़्यादा वाटर कंटेंट नहीं होता, तो वो आगे जाके कहीं पे भी फंस सकता है, ऐसे ही है। तो इसी वजह से जो सलाइवा होता है उसके अंदर वाटर का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, ताकि वो फूड को अच्छे तरीके से मॉइस्ट कर सके और लुब्रिकेशन प्रोवाइड करे ताकि वो आगे जाके फंसे ना। और जब हमारे पास माउथ के अंदर ये फूड एक राउंड शेप में आता है, जब हम लोग इसको च्यू कर लेते हैं और ये मॉइस्ट हो जाता है, तो इस फूड को हम फिर बोलस कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है एलिमेंट्री कैनाल का दूसरा हिस्सा, जिसको हम पेरिंग्स बोलते हैं। पेरिंग्स का अगर टाइप्स देखिए, बिल्कुल 3 टाइप्स होता है। एक ओरोपेरिंग्स आता है, एक नेजोपेरिंग्स आता है, एक लेरेंजोपेरिंग्स आता है। जो नेजोपेरिंग्स होता है उसका मेन काम रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता है। जो ओरोपेरिंग्स होता है वो फूड को ट्रांसफर करता है माउथ से एसोफेगस तक। जो लेरेंजोपेरिंग्स होता है उसमें एक मसल का एक हिस्सा आता है जिसको हम एपिग्लोटिस कहते हैं। एपिग्लोटिस कौन सा काम करता है? ये जब हम खुराक खाता है तो ये रेस्पिरेटरी का जो ट्रैक्ट है जिसको हम ट्रिकिया बोलते हैं उसको बंद कर देता है। जो खुराक है वो एसोफेगस तक आ जाता है, और जब हम सांस लेते हैं तो ये जो है एसोफेगस को बंद करके जो ट्रिकिया होता है उसको ओपन कर देता है, ताकि जो सांस है वो प्रॉपर तरीके से चला जाए। इसके बाद हम लोग फेरिंग्स के फंक्शन की अगर बात करें तो फेरिंग्स का सिर्फ फंक्शन यही है कि वो बोलस को माउथ से लेकर एसोफेगस तक लेके जाएगा। अब इसको हम लोग स्वेलविंग का प्रोसेस भी कहते हैं, कि जिसके अंदर हम फूड को निगल रहे हैं, बोलस को निगल रहे हैं, ये स्वेलविंग का प्रोसेस होता है यहाँ पे। थर्ड पार्ट हमारे पास है एलिमेंट्री कैनाल का एसोफेगस आता है। एसोफेगस जो है एक ट्यूब होता है जो बिल्कुल 25 सेंटीमीटर पे जो है मुश्तमिल होती है। ये खुराक को ले जाती है जो फेरिंग से जो है स्टमक तक। इसके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये इसका जो मैंने बताया जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, इसका जो पहला लेयर जो होता है मस्क्यूलर लेयर, इसको जो सीरस लेयर आउटरमोस्ट लेयर होता है एडवेंटिशिया कहते हैं। एडवेंटिशिया वो लेयर होता है जो इसको प्रोटेक्ट करता है, और जो एडवेंटिशिया होता है वो इलास्टिक फाइबर से बनी होता है, जो है जो एसोफेगस उसको इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, ताकि जो खुराक है वो पेरिस्टालिसिस का जो अमल है वो सही तरह हो सके। और ये पेरिस्टालिसिस का ये जो अमल है, अगर आप सर के बिल भी खड़े हो जाए ये तब भी होता है। पेरिस्टालसिस हमारे पास वेव्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होती हैं, जो कि टाइम पीरियड के हिसाब से हमारे फूड को जो है माउथ से लेकर पूरे जीआईटी ट्रैक के अंदर मूव करवाती हैं। अब ये जो होता है वो हमारे पास मस्कुलर लेयर के अंदर सर्कुलर मस्कुलर फाइबर्स और लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर फाइबर्स की वजह से होता है। तो जो एसोफेगस की अगर हम बात करें, इसमें 2 स्पिंचर्स होते हैं। एक होता है अपर स्पिंचर, एक होता है लोअर स्पिंचर। ये ओपनिंग और क्लोजिंग के काम करता है। जब हम खुराक लेते हैं जो अपर स्पिंचर होता है ये जो है खुराक को अंदर जाने में मदद करती है। जो लोअर स्पिंचर्स होते हैं उसको हम एसोफेजियल स्पिंचर्स भी बोलते हैं या कार्डियक स्पिंचर्स भी बोलते हैं। वो क्या करता है, जब हम खुराक लेते हैं, जब ये खुराक स्टमक तक आता है तो ये खुराक को बंद करता है, ताकि जो गैस्ट्रिक जो एसिडिक जूस है, ताकि वो किस तरफ ना जाए, एसोफेगस तक की तरफ जो है ना आ जाए। तो जब ये इसके बाद आता है स्टमक जो होता है ये एलिमेंट्री कैनाल का 4th या 3rd जो है शुरू से होता है। ये कहाँ से शुरू होता है? ये जैसे कार्डियक स्पिंचर्स की मैंने बात किया, यहाँ से शुरू होता है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, इसके अपर पार्ट को हम कहते हैं फंडस, उसकी बॉडी को हम बॉडी ही कहते हैं, और उसके जो लोअर पार्ट है उसको हम कहते हैं पेलोरिक या पेलोरिक कैविटी भी कहते हैं। तो फंक्शन अब जैसा कि हम लोग देख सकते हैं इस मॉडल के अंदर, यहाँ से माउथ से हमारा फूड जाएगा, और इसके अलावा ये हमारे पास एसोफेगस है। एसोफेगस हमारे पास जाएगा हमारे पास स्टमक के पास, एंड दिस इज़ द स्टमक पार्ट। अब स्टमक के इस साइड पे हमारे पास लीवर होगा, और स्टमक के जो बैक वाली साइड पे है वहाँ पे हमारे पास पैंक्रियास होता है। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि ऊपर वाली साइड हमारे पास फंडस है, ये हमारे पास बॉडी है, यहाँ पे हमारे पास पाइलोरस आएगा। अब इसके अंदर हमारे पास 3 लेयर्स होती हैं, एक मस्कुलर लेयर होती है, एक हमारे पास ग्लैंडुलर लेयर होती है, जो कि क्या करती है हमारे पास 2 चीज़ों को रिलीज़ करेगी। एक तो HCl को रिलीज़, 3 चीज़ों को रिलीज़ करेगी, सॉरी। एक HCl को रिलीज़ करती है, उसके अलावा एक म्यूकस को रिलीज़ करती है, उसके अलावा हमारे पास एक एंजाइम होता है पेप्सिनोजिन, उसको रिलीज़ करेगी। जब हमारे पास सबसे पहले ये म्यूकस को रिलीज़ करेगी, क्योंकि म्यूकस का पहले भी मैंने बताया कि काम जो सलाइवा के अंदर भी था, वो लेयर बनाता है प्रोटेक्शन के लिए। तो ये भी हमारे पास ऐसी है, क्योंकि HCl जो है बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, तो वो अपनी वॉल्स को खुद ख़त्म कर सकता है। तो इसी वजह से स्टमक पहले म्यूकस लेयर को रिलीज़ करेगा, उसके ऊपर एक लेयर बनाएगा, फिर वो HCl को रिलीज़ करेगा और पेप्सिनोजिन को रिलीज़ करेगा। अब पेप्सिनोजिन जो है वो नॉन एक्टिव होता है, इनएक्टिव है, ठीक है, वो जो प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता। तो वो जब HCl के साथ पेप्सिनोजिन मिलता है आपस में, तो वो एक और एंजाइम बनाते हैं, उसको कहते हैं हम पेप्सिन। अब पेप्सिन जो है वो एक एक्टिव एंजाइम है,
वो क्या करता है, वो जितनी भी प्रोटीन कंटेंट्स होती हैं हमारे स्टमक के अंदर उसको डाइजेस्ट करता है। उसके अलावा हमारे पास HCl है, वो क्या काम करता है, वो ये भी काम करता है कि जितने भी हमारे पैथोजेंस जो हैं फूड के ज़रिए से एंटर हो रहे हैं, बैक्टीरिया वगैरह, तो HCl चूँकि बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है तो इस वजह से हमारा जो स्टमक है, स्टमक का जो HCl है वो पैथोजेंस को किल करने का भी काम करता है। ये हो गई केमिकल डाइजेशन की बात, क्योंकि हमने कहा था ब्रेकडाउन टू टाइप्स की है, एक मैकेनिकल है एक केमिकल है। हमने अभी केमिकल की बात की। मैकेनिकल डाइजेशन कैसे होगी? मैकेनिकल डाइजेशन जैसे हम लोग पहले बात करें पेरिस्टालसिस, हमारे पास वेव्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, तो जो स्टमक जब आता है तो वहाँ पे पेरिस्टालसिस की जो मूवमेंट होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। इस तरह से हमारा फॉर एग्जांपल स्टमक है वो इस तरह च्यू करेगा हमारे उसको फूड को। उसके बाद हमारे पास ये जो फूड है बाद में हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। तो जैसे भाई ने बताया स्मॉल स्टमक के बारे में, स्टमक के जो निचले हिस्से में होता है वो स्पिंचर्स होते हैं, जिसको हम कौन से स्पिंचर कहते हैं? पाइलोरिक स्पिंचर कहते हैं। पाइलोरिक स्पिंचर कौन सा काम करता है? पाइलोरिक स्पिंचर जब जो है रिलैक्स होता है जब स्टमक में जो है कोई फूड ना हो। अगर स्टमक में जब फूड होता है तब ये जो है क्लोज होते हैं ताकि जो फूड है वो डाइजेशन के बिना नीचे ना जाए। तो उसके बाद ड्यूडेनम शुरू होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट। ड्यूडेनम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जिसमें जो है पैंक्रियाटिक जूस जो है रिलीज होता है और साथ में जो है बाइल भी रिलीज होता है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे जो स्टमक है, स्टमक के नीचे जो है पैंक्रियाटिक जूस होता है, यानी पैंक्रियाज होते हैं, जहाँ से ये रिलीज होता है थ्रू पैंक्रियाटिक डक्ट ड्यूडेनम में। और इसके जो है लीवर के बिल्कुल निचले हिस्से में यहाँ पे जो है गॉल ब्लैडर होता है, जहाँ से जो है ये बाइल को रिलीज करके गॉल ब्लैडर में जो है कुछ टाइम के लिए ये पड़ा रहता है। जब इसकी ज़रूरत होता है तो ये बाइल डक्ट के जरिए ड्यूडेनम में चला जाता है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो जो इसका मिडल पार्ट है, थर्ड पार्ट आता है, उसके बाद जो है लार्ज इंटेस्टाइन आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारे पास ड्यूडेनम, जिजुनम और इलियम आता है। अब जैसे कि हम लोग देख सकते हैं ये हमारे पास स्टमक है, स्टमक हमारे पास कनेक्ट होगा सीधा इस स्मॉल इंटेस्टाइन से। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारे पास कनेक्शंस लगे होते हैं। एक पैंक्रियाज का कनेक्शन होता है जो कि पैंक्रियाटिक जूस को रिलीज़ करेगा। अब हमने कहा था कि स्टमक के अंदर प्रोटीन की डाइजेशन हो रही है, अभी माउथ के अंदर हुई थी थोड़ी सी कार्बोहाइड्रेट की मिनिमल अमाउंट के अंदर। तो अभी कार्बोहाइड्रेट की जो डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगी पैंक्रियाटिक जूसेस के ज़रिए से। पैंक्रियाटिक जूसेस के अंदर हमारे पास एंजाइम्स आते हैं, लाइपेज आ गया, उसके अंदर हमारे पास अमाइलेज आ गया और कुछ अमाउंट के अंदर कीमोट्रिप्सिन रिलीज होता है जो थोड़ी सी अमाउंट हमारी प्रोटीन की अगर स्टमक के अंदर बच गई है तो वो उसको भी डाइजेस्ट कर देता है। तो वो हमारे पास सीधा ड्यूडेनम के अंदर आके रिलीज होगा। उसके अलावा हमने कहा था कि एक्सेसरी ऑर्गन्स के अंदर एक हमारे पास आता है लिवर का काम होता है ये बाइल जूस को प्रोड्यूस करेगा। अब लिवर के बहुत सारे फंक्शन हैं, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम के हिसाब से इसका एक फंक्शन इंपॉर्टेंट है जो कि बाइल जूस को प्रोड्यूस करना। बाइल जूस को ये प्रोड्यूस करेगा, ये कनेक्टेड होता है गॉल ब्लैडर से। गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल जूस जाएगा, कुछ देर के लिए स्टोर होता है, फिर जब उसकी अमाउंट सही हो जाती है तो वो फिर हम लोग जो गॉल ब्लैडर है उसको लिवर के स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज करेगा। और ये जो बाइल होता है ये हमारे पास लिपिड्स की डाइजेशन के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। उसके बाद हम लोग आते हैं जिजुनम के पार्ट पे। जिजुनम के अंदर हमारे पास विलाए होते हैं। विलाए हमारे पास कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं इस तरह की। अब ये प्रोजेक्शंस जो होती हैं फिंगर लाइक, इनका ये काम होता है कि ताकि ये सरफेस एरिया को बढ़ा सके। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास जिजुनम का स्ट्रक्चर ऐसे होता तो हमारे फूड पार्टिकल सिर्फ इस पे आके एब्जॉर्ब हो रहे थे, लेकिन अब चूंकि ये इस तरह है तो इसका मतलब ये जो इतना पार्ट था वो इसके अंदर कन्वर्ट हो गया, तो इसका मतलब इसका जो सरफेस एरिया वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो इसका मतलब जो एब्जॉर्प्शन है हमारे फूड में से जो न्यूट्रिएंट्स की है वो बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है। तो जिजुनम के अंदर हमारे पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विलाए आएंगे, जिसका मेन काम जो होता है वो न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करना है। अब न्यूट्रिएंट्स जो एब्जॉर्ब होते हैं वो कहाँ पे जाएंगे? अब स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग के साथ हमारे पास ब्लड वेसल्स होती हैं। ये जितनी भी सारी न्यूट्रिएंट्स जब एब्जॉर्ब होंगी वो सीधा ब्लड के अंदर जाएंगी और ब्लड से फिर हार्ट के थ्रू फिर पूरी बॉडी के अंदर वो चली जाएंगी। उसके बाद हमारे पास आता है इलियम। इलियम एक ऐसा पार्ट है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन के साथ कनेक्ट होता है। इसका काम भी हमारे पास वही सेम है, एब्जॉर्प्शन करना। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो इलियम से जो शुरू होता है ये कनेक्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू इलियोसिकल वॉल। अगर हम इलियोसिकल वॉल की बात करें तो इलियम चूंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का इंड है तो इस इलियोटा है जो सीकम है लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है सीकम, तो इन दोनों को जोड़कर इसको नाम दिया है इलियोसिकम वॉल। तो ये जब तो लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट आता है सीकम,
सीकम, इसका अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ से जो है ये बिल्कुल इसको वाल है, इलियो-सीकम वाल है। यहाँ से जो पहला पार्ट शुरू होता है सीकम होता है, सीकम से जो है दूसरा पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन का कोलन आता है। कोलन में जो है सबसे पहले असेंडिंग कॉलन है, असेंडिंग कॉलन जो है यहाँ से शुरू होता है, अगर आप देख सकते हो ये असेंडिंग कॉलन है, और यहाँ पे जो है ये ट्रांसवर्स कॉलन है, और यहाँ पे जो नीचे जाता है इन तक, इसको कहते हैं डिसेंडिंग कॉलन, और लास्ट में जो पार्ट होता है रेक्टम और एनस होता है। रेक्टम में अगर जो खोराक हमने कहा है, जो थ्रोफिसिस पीसेस के शक्ल में बने होते हैं, वो कुछ टाइम के लिए जो है वहाँ पे स्टोर होते हैं, फिर वहाँ से अगर ज़रूरत पड़ी तो इनस जो है, इनस के ज़रिए जो हम निकालते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में जैसे कि इन्होंने बताया, यहाँ पे हमारे पास सीकम होता है, सीकम के साथ ही हमारे पास एक और ग्लैंड होता है, उसको हम अपेंडिक्स कहते हैं, सॉरी एक ऑर्गन होता है उसको अपेंडिक्स कहते हैं। रिसेंट स्टडीज़ शो करती हैं कि उसका इतना कोई डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इतना कोई रोल नहीं है, लेकिन कुछ स्टडीज़ ये भी कहती हैं कि वो हमारे पास जितनी भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस होती हैं उसको फिल्टर करता है। उसके बाद हमारे पास जो सीकम होता है, सीकम का सिर्फ यही काम होता है कि वो फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ट्रांसफ़र करवाता है, बस इस और कोई काम नहीं है। उसके बाद हमारे पास जैसा कि इन्होंने बताया कि असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन और डिसेंडिंग कॉलन। इसके अंदर हमारे पास जो कॉलन होती है उसके अंदर हमारे पास वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है, जितना भी वाटर होगा वो हमारा एब्जॉर्ब होगा। तो इसका मतलब हमारे पास जो स्टूल से पहले वाटरी स्टूल थे, अब वाटरी स्टूल के अंदर से वाटर को एब्जॉर्ब किया गया, तो जैसे जैसे वो असेंडिंग कॉलन से ऊपर की तरफ जाएंगे तो वो हार्ड फीसिस के अंदर कन्वर्ट होता जाएगा। इसके साथ साथ हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एक बैक्टीरिया ऐसा भी है जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, इसको हम कहते हैं एस्कर्शिया कोलाई, जिस शॉर्ट फॉर्म में हम इसको ई कोलाई भी कह सकते हैं। ई कोलाई जो होता है हमारे पास दो वाइटामिन को रिलीज़ करता है, एक वाइटामिन के को रिलीज़ करता है और एक वाइटामिन बी को रिलीज़ करता है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा क्रूशल रोल, उसका बहुत ज़्यादा क्रूशल रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर। अब यहाँ पे हमारे पास जितने भी कॉलन है उसके अंदर हमारे पास विटामिन बी, विटामिन के और हमारे पास वाटर जो होता है वो रीअब्जॉर्ब हो रहा है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक इस तरह का स्ट्रक्चर आता है। फॉर एग्जाम्पल ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये इस तरह एस शेप का एक स्ट्रक्चर आएगा, इसको हम सिग्मॉइड कहते हैं। सिग्मॉइड के अंदर टेम्परेरीली स्टूल जो होता है वो स्टोर होता है, वहाँ से भी वाटर की हमारे पास रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है। जब इनफ अमाउंट के अंदर हमारे पास जो स्टूल है वो कलेक्ट हो जाएगा वहाँ पे, तो फिर कुछ अमाउंट्स में फिर वो रेक्टम के अंदर जाता जाएगा, जैसे जैसे कलेक्ट होता जाएगा फिर रेक्टम के अंदर जाएगा, कलेक्ट होगा रेक्टम के अंदर जाएगा। फिर रेक्टम के अंदर हमारे पास कुछ ऐसे प्रेशर सेंसर्स होते हैं कि जब वो रेक्टम हमारा फिल हो जाता है तो वो प्रेशर सेंसर से हमारे नर्वस सिस्टम को सिग्नल्स जाते हैं। तो फिर हमारे पास एनस के अंदर भी दो हमारे पास ओपनिंग्स होती है, एक इंटरनल ओपनिंग होती है, एक एक्सटर्नल ओपनिंग होती है। बेबीज़ जो होते हैं, जो बच्चे होते हैं छोटे, उनके अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल ओपनिंग जो होती है उसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता। जैसे जैसे वो अडल्टहुड की तरफ जाते जाते वैसे वैसे उनका जो इनके ऊपर कंट्रोल होता है वो अच्छा होता जाता है। तो इसी तरह से बाद में एनस के ज़रिए से जितना भी रेक्टम के अंदर स्टूल होता है फिलअप होने के बाद उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो ये जितना भी था इसके अंदर हमारे पास डाइजेशन हुई। अब हमारे पास अगर हम समरी की अगर कंक्लूजन की बात करें तो इसके अंदर हम लोगों ने दो पार्ट्स देखे, अपर जीआईटी देखा और लोअर जीआईटी देखा। अपर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और लोअर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अपर के अंदर हमारे पास माउथ आता है, फेरिंक्स आता है, एसोफेगस आता है और स्टमक। हम ये सिर्फ एसेंशियल ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम लोअर जीआईटी की बात करें, लोअर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की बात करें, तो इसके अंदर हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस आता है। और इसमें हमारे पास मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन होती है, जिससे हमारी न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं फूड से हमारी बॉडी के अंदर जाएंगे और उनसे फिर हमारे पास एनर्जी हासिल की जाती है और डिफरेंट पर्पसेस के लिए उनको यूज़ किया जाता है। थैंक यू वेरी मच।